नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। देहरादून में उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पूजा अर्चना के बाद नेहरू कॉलोनी स्थित अपने कार्यालय का शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने विधि विधान से हवन भी किया है। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि जन सुविधा को देखते हुए कार्यालय को खोला गया है और जहां कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर जनता की समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। तो पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कार्यालय का शुभारंभ किया है। जन सुविधा को देखते हुए कार्यालय को खोला गया है ताकि आसानी से लोग इनसे मिल पाएं, अपनी समस्याओं को रख पाएं। जनता की समस्याओं का यहां पर पूर्ण निस्तारण करने की कोशिश की जाएगी। कार्यकर्ताओं का और पब्लिक से लगातार संपर्क रहा है। तो जो मेरा आवास है, अभी तक मेरा उधर ही कार्यालय था और जन सुविधा की दृष्टि से अब ये कार्यालय नेहरू कॉलोनी में स्थापित किया है ताकि जो मिलने वाले लोग हैं उनको कोई दिक्कत न हो, आराम से आ जा सकें और वो यहाँ पर अपनी बात रख सकें। उत्तराखंड की सल्ट विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पहले कांग्रेस के नेता कहते थे अगर किसी प्रतिनिधि की मौत के बाद उसके परिवार के किसी सदस्य को टिकट मिलता है तो कांग्रेस उसके खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, लेकिन आज कांग्रेस की संवेदनशीलता संवेदनहीनता में बदल चुकी है। वहीं बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ सल्ट उपचुनाव में लड़ रही है। वहां की जनता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना को श्रद्धांजलि के रूप में अपना समर्थन दे रही है और आगामी 17 अप्रैल को होने वाले मतदान महेश जीना के पक्ष में मतदान किया जाएगा। हमारा प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से विजयी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर यहां पर तंज कसा है। देखिए, कांग्रेस के कुछ नेता जो आज से जीना जी की मौत के बाद कहते थे कि उनके परिवार को यदि टिकट मिलता है तो कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया जाएगा, आज उनकी वो संवेदनशीलता संवेदनहीनता में बदल गई है। आज वो राजनीतिक रूप से और दूसरी तरह की अपील और इस प्रकार का वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सल्ट की जनता स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जो उनके बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, श्रद्धांजलि के रूप में एक बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को देगी। और मैं वहाँ गया हूँ, मैंने कार्यकर्ताओं का वहाँ देखा है, मैंने वहाँ की जनता के उस मर्म को, उस दर्द को मैंने सुना भी है और देखा भी है। तो 17 तारीख को वहाँ की जनता एक बहुत बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। उत्तरकाशी में चैत्र नवरात्रि की धूम देखी जा रही है। इस मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त निकाला गया। शुभ मुहूर्त के मुताबिक 14 मई को 11:45 पर मां गंगा की उत्सव डोली मुखवा से गंगोत्री के लिए रवाना होगी और रात्रि विश्राम भैरव मंदिर पर करने के बाद 15 मई की सुबह अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मां गंगा की उत्सव डोली गंगोत्री धाम पहुंचेगी, जहां 15 मई की सुबह 7:30 पर गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए अगले 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तरकाशी में 14 मई को विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं और इसको लेकर प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों और अधिकारियों की बैठक की है। वहीं यमुनोत्री के विधायक केदार सिंह रावत और उप जिलाधिकारी बड़कोट चतर सिंह चौहान निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा लिया और 30 अप्रैल तक सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उन्होंने निर्देश जारी किए। तो 14 मई को विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। प्रभारी मंत्री ने विधायकों और अधिकारियों की यहां पर बैठक ली है। जोशीमठ में श्री हेमकुंड साहिब यात्रा को लेकर हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की ओर से यात्रियों के ठहरने और अन्य सुविधाओं का डाटा जुटाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गुरु आस्था पथ पर गोविंद धाम से आगे अटके विशाल हिमखंडों को हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सेना की 62 सिख रेजिमेंट इंजीनियरिंग कोर के 19 जामात जवान इस काम में जुटे हुए हैं। बता दें कि सिखों की अटूट आस्था के प्रतीक हेमकुंड साहिब धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित लोकपाल घाटी में है और हेमकुंड साहिब 15,200 फीट की ऊंचाई पर सप्तशृंग हिम शिखरों के मध्य पवित्र हिम सरोवर अमृत कुंड के पास स्थित है।
उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने महाकुंभ और कोरोना को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल वैशाखी शाही स्नान पर्व को लेकर हमारी पुलिस पूरी तरह से तैयार है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि स्नान के दौरान स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। साथ ही उन्होंने सभी से कोरोना गाइडलाइन पालन करने की अपील भी की है। सरकार की गाइडलाइन, हाई कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बिल्कुल इनको जो बेहद जो रूप था हमारा कुंभ का और शाही स्नान का, इसको सूक्ष्म में सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आज इस त्रिवेणी घाट पर, ऋषिकेश के इस त्रिवेणी संगम पर हम साधु सन्यासी, खट दर्शन साधु समाज, तकरीबन हर भेख भगवान जो है वो आज इसको अविस्मरणीय और इसको जो है ऐतिहासिक क्षण को हम जो है माँ गंगा से आशीर्वाद लेंगे। माँ पतित पावनी माँ गंगा सबको आशीर्वाद प्रदान करे, इस वैश्विक महामारी से छुटकारा दिलवाए और सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक ही सरकार और शासन और प्रशासन के भागीरथी प्रयास, जैसे भगीरथ ने प्रयास किया था गंगा जी को धरा। रुड़की में रमजान और भीमराव अम्बेडकर जयंती को लेकर मंगलौर कोतवाली में सीओ ने धर्मगुरुओं की बैठक की। बैठक में सभी से कोरोना की गाइडलाइन और शांतिपूर्वक त्यौहार को मनाने की अपील की गई। इस दौरान मंगलौर सीओ पंकज गैरोला ने कहा कि 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती भी मनाई जानी है, जिसको लेकर सभी समुदायों के लोगों को अपने अपने त्यौहार शांतिपूर्वक मनाकर देश की एकता और अखंडता को कायम रखें। आगे उन्होंने कहा कि देश में अब कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी ने एक बार फिर से पैर पसारने शुरू किए हैं, जिसको लेकर भी तमाम लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। सभी से शांतिपूर्वक त्यौहार मनाने की यहां पर अपील की गई है और ये कहा गया कि कोरोना गाइडलाइंस का आप लोग पालन कीजिए और पंकज गैरोला ने सभी से अपील की है। रुड़की में बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल ने 1 करोड़ 48 लाख की लागत से बनने वाली 6 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इलाके में जिस जगह जलभराव की समस्या रहती है वहां पर इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क का निर्माण किया जाएगा और अन्य जगहों पर पक्की सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ठेकेदार को चेतावनी दी कि अगर निर्माण में कोई कमी पाई गई तो वो सड़क दोबारा बनवाई जाएगी। हमारे दोनों अध्यक्ष, जबरेला विधानसभा के सभी मतदाता जिंदाबाद, भारत माता की आदिशक्ति मां दुर्गा के 9 रूपों की आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। ऋषिकेश में माता के मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में मंदिरों और घरों में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। लोगों ने घरों में विधि विधान से शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की। वहीं कुछ लोग आज के दिन हरियाली भी लगाते हैं और वहीं कात्यायनी मंदिर के पुजारी ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार बहुत से काम नहीं किए जा रहे। 9 दिनों के चलने वाले भंडारे के कार्यक्रम को रद्द किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस बार कोरोना का विनाश होगा। माता के नवरात्र में ऐसा शुभ योग बन रहा है। कोरोना महामारी का अंत है और ये होगा और इस वर्ष योग बहुत ही शुभ है। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से माँ दुर्गे के 9 दिन के नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं और सबसे पहले हम सब लोग गंगा स्नान करते हैं आज के दिन और गंगा स्नान करने के बाद घर जाएंगे और माता के बहुत सुंदर से माता को सजाएंगे और माता का दरबार सजाएंगे हम लोग और बस इस तरह से हम लोग माँ भगवती की पूजा अर्चना करते हैं। जगत जननी माँ कात्यायनी के मंदिर में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ कात्यायनी के दरबार में हम सभी लोग इस प्रकार से पूजा करते हैं, प्रथम दिवस से लेकर के 9 दिन तक। और प्रथम दिवस में पूजा प्रारंभ करने से पूर्व कलश स्थापना और अखंड दीपक माँ कात्यायनी का, और उसके बाद माँ का अभिषेक होता है। दूध दही घी से पंचामृतों से पूरा अभिषेक होता है। उसके बाद पूरा श्रृंगार होकर के माँ कात्यायनी का जो है विशेष करके पूजा होती है। और इस बार कोरोना को देखते हुए
जिस प्रकार हर साल हम लोग प्रत्येक वर्ष जो है 9 दिन का भंडारा करते थे, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए और सरकार की गाइडलाइन को देखते हुए हम जो हैं सूक्ष्म तरीके से माँ कात्यायनी का गुणगान करेंगे और माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे। हम लोग दरबार सजाते हैं, गंगा जी स्नान करके अपना घर में मंदिर जाएंगे, अब तक सजाएंगे, यहाँ माथा टेका मंदिर में, और उसके बाद व्रत रखते हैं। व्रत में फलाहार खाते हैं जैसे, और उससे हम अपना पूरा जो दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है वो करते हैं। कितने दिन मनाते हैं? पूरे अष्टमी हम पूजा करते हैं। अष्टमी पे कन्या पूजन होता है जैसे, तो वही करते हैं। सबका स्वागत है। रुद्रपुर के ऊधम सिंह नगर के सिडकुल की फैक्ट्री में कल लगी आग की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई। इसका शव आज बरामद किया गया। वहीं फैक्ट्री में आग के दौरान 6 से 7 मजदूर अंदर फंस गए थे, जिनमें से कुछ मजदूरों का तुरंत रेस्क्यू कर लिया गया। और बता दें कि सिडकुल सेक्टर 7 को दुर्गा फाइबर कंपनी में बीते सोमवार को भीषण आग लगी थी। आग पर दमकल विभाग के कर्मियों ने लगभग 6 घंटे बाद काबू पाया था। इस आग की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हुई है। बिजली दरों की बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। देहरादून में नियामक आयोग के दफ्तर के बाहर गेट पर ताला लगाकर कांग्रेस ने बिजली दरों को कम करने की मांग की है। वहीं पूर्व विधायक और एससी विभाग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार का कहना है कि कोरोना महामारी और महंगाई जैसे हालातों में बिजली की दरों को बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। लोग बेरोजगार हो चुके हैं, आमदनी घट गई है। ऐसे में बिजली दरों को बढ़ाकर लोगों की परेशानियों को और बढ़ाया जा रहा है। प्रीतम सिंह, दिनेश अग्रवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी, प्रीतम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, विद्युत नियामक आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बढ़े हुए बिजली के मूल्य वापस लो, वापस लो, बढ़े हुए बिजली के मूल्य वापस लो, वापस लो, वापस लो, विद्युत नियामक आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विद्युत नियामक जिंदाबाद। पार्टी ने ये कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम बिजली की दरें हम कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है विद्युत प्रदेश कहलाता है। हम विद्युत अपनी बिजली अन्य स्टेटों को भी देते हैं, लेकिन हमारी बिजली उनसे ज़्यादा महंगी होती जा रही है दिन पर दिन। और ये लगातार रेटों का बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है, लगातार महंगाई का बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। गरीब आदमी है, कोरोना कार्यकाल में काम से टूट चुका है, कहीं काम नहीं मिल पा रहा, बिजनेसमैन परेशान है, श्रमिक परेशान है, सामान्य वर्ग का आदमी परेशान है। लेकिन लगातार पानी बिजली के रेट लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, ये बड़ा अफसोस है। इस बारे में हमने आज धरना प्रदर्शन करा है और आने वाले समय में हम लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, सड़कों पर उतरते रहेंगे और ये गूंगी बहरी सरकार को जगाने का प्रयास। पौड़ी जिले में पुलिस प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट हो चुका है। जिले की पुलिस टीम बाजारों और बसों में लोगों को जागरूक करने के साथ साथ लोगों को मास्क भी बांट रही है। साथ ही मास्क न पहनने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए इस तरह की लापरवाही बिल्कुल न बरतें। वहीं अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन कराने की भी अपील की गई है। तो कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन यहां पर अलर्ट है। लगातार रैंडम चेकिंग की जा रही है, बसों की भी जांच की जा रही है और जो भी बिना मास्क के मिल रहा है, किसी का चालान काटा जा रहा है, किसी को सिर्फ एहतियात बरतने के लिए बोलकर उसको छोड़ा जा रहा है। साथ ही मास्क भी पुलिस प्रशासन के तमाम कर्मचारी बांट रहे हैं। आज हम लोगों ने सतगुली कस्बे में बस चालकों को और जीप चालकों को इस विषय में जागरूक किया है और जो बसों में बैठी सवारियां हैं उनको भी हम लोगों ने जागरूक किया है। मौके पे हम लोगों ने लोगों को निःशुल्क मास्क भी दिए हैं और मैं आपके माध्यम से आमजन से अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग मास्क अवश्य पहने और साथ ही साथ जो 2 गज की दूरी है उसका पालन जरूर करें। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी गढ़वाल के निर्देशन में टिकनीखाल क्षेत्र में लोगों को कोरोना के बचाव के संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। गरीब बच्चों और बुजुर्गों को निःशुल्क मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज लोगों को और वाहन चालकों को जागरूक किया गया। बच्चों, बुजुर्गों और गरीबों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। नियम न मानने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी।
मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में शहर के विकास को लेकर कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया। बैठक में सभासद प्रताप पवार ने नामित सभासदों को पालिका की बोर्ड बैठक में बोलने के अधिकार को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि नामित सभासद मात्र बोर्ड की कार्रवाई में प्रतिभाग कर सकते हैं और अगर उनको कुछ कहना है तो वो लिखित में शासन को या संबंधित अधिकारी को देंगे, ना कि बोर्ड बैठक में बहस करेंगे। हम आज आपको गोंडा के विकासखंड बेलसर के बरसड़ा ग्राम पंचायत की तस्वीरें दिखाएंगे, जो अपने आप में एक मिसाल है। यह ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम पंचायत है। इस ग्राम पंचायत की प्रधान महिला हैं, जिनको 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। ग्राम पंचायत की देखरेख का जिम्मा उनके सुपुत्र रितेश सिंह द्वारा किया जा रहा है। इस ग्राम पंचायत में जिले का सबसे बड़ा आदर्श खेल मैदान भी बना हुआ है। विद्यालय पूरी तरह कायाकल्प, सड़कों पर कीचड़ दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर ये गांव आदर्श ग्राम कहा जा सकता है। मैं राजनीति शास्त्र से एमए करने के बाद 2010 के पंचायत चुनाव में जनसेवा की भावना से पहली बार प्रधान बना। माताजी चुनाव लड़ी थी और तब से आज तक लगातार गांव वालों की सेवा कर रहे हैं। इस दौरान 10 सालों में गांव में बहुत विकास कार्य हुए। मेरा गांव विकास के मामले में बहुत पिछड़ा रहता था। गांव के हर मजरे पक्की सड़क खड़ंजा से जुड़ गए हैं। गांव में तमाम सीसी रोडें बनी हैं। 500 लोगों को पेंशन दिलाया गया, 250 लोगों को आवास, हर घर को बिजली मिली। खेल मैदान हमारा बना है, आदर्श खेल मैदान है। पंचायत सचिवालय बना 2016 में, जो जनपद में इकलौता था। जी, आपकी माता जी हैं। 2016 में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोक भवन लखनऊ में सम्मानित भी किया जा चुका है। आगे अगर आपको चांस मिला तो जो कार्य शेष रह गए हैं, जनता फिर चुनाव जिताती है तो बहुत अच्छा मॉडल गांव मेरा विकसित होगा। गोंडा में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी ग्राम पंचायत की कहानी जहां पर एक ही घर में 3 पीढ़ियों से लगातार गांव की सरकार बनती आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे गांव में यहां के पूर्व प्रधान आलोक पांडे ने चौमुखी विकास किया है। जितने मजरे हैं उनको मुख्य मार्ग से जोड़ दिया है। सभी सड़कें पूरी तरह से कीचड़ मुक्त हैं। बच्चों के लिए सुंदर विद्यालय का निर्माण किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोंडा के विकासखंड बेलसर के बढ़नापुर पंचायत की, जो कि गांव पंचायत की अलग ही तस्वीर पूरे जिले में दिखाती है। सर 2014 में माताजी प्रधान थी, वो एक्सपायर हो गई। उनके एक्सपायर होने के बाद में पिताजी एकदम टूट गए थे। तो गांव सभा के लोगों ने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया। मेरा भी मतलब ये सेवा भाव करने का मन में इच्छा जागृत हुई, तो मैं राजनीति में आ गया सेवा भाव की वजह से। ये जो आपके विद्यालय हैं, ऐसे कितने विद्यालय आपके ग्राम में? सर 3 प्राथमिक विद्यालय, 1 जूनियर हाई स्कूल है। सर लगभग जो सरकार की मंशा रही है कमज़ोर पिछड़ों के पक्ष में, वो लगभग आधा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। बाकी जो लोग बचे हैं, सरकार के मंशा अनुरूप पात्र लाभार्थियों तक सरकार की मंशा को सुचारू रूप से संचालित किया जाए, पहुँचाया जाए उन तक। पूरे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।